अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, काइंडली कंफर्म कर रहे हैं आवाज़ आ रही। जी सर, आ रही है। ओके, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स we have seen a lot. We have learned about basics of HTML. Then we started our discussion with cascading style sheets and learned how to style our HTML documents using CSS. तो मैंने आपको लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी, फ्लोट और पोजीशनिंग की। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अमूमन स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं उन दोनों प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मैंने असाइनमेंट आपको दी है वो आप कुछ स्टूडेंट्स की मुझे रिसीव हुई, तो बाकी स्टूडेंट जो है वो भी अटेम्प्ट करें, कोशिश करें कि उसको आप बताएं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, लेकिन पहले आप अपना आंसर सबमिट करें। ठीक है, कुछ प्रोड्यूस करके दिखाएं मुझे। लेटर देन यू कैन आस्क के कहाँ से आपको मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे आपने गलती की है, तो आई विल गाइड यू। So now, inshallah, today we are about to start with another interesting topic, which primarily will be focusing on the JavaScript. तो JavaScript क्या है जी? फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ब्राउजर में एग्जीक्यूट होती है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में मैंने आपको तीन टेक्नोलॉजीज बताई थी, HTML, CSS, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। आज हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट जो है फ्रंट साइड या फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हमारे जो वेब पेज डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि हमारे वेब पेजेस को जो चीज़ अलाइव करती है, उनमें जान फूंकती है, वो जावास्क्रिप्ट ही है। HTML में स्ट्रक्चर बनता है, CSS में स्टाइलिंग होती है प्राइमरीली, एंड यूजिंग द जावास्क्रिप्ट हम अपने वेब पेजेस को अलाइव बनाते हैं, इंटरेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप एक वेब फॉर्म है, जैसे फॉर्म्स हमने पढ़े, तो फॉर्म के अंदर कुछ ऐसी फील्ड हैं जो कि कंपलसरी है जिनको इंटर करना, जिसमें डेटा इंटर करना। तो आप चाह रहे हैं यूज़र को फोर्स करें कि वो उन फील्ड्स के अंदर डेटा इंटर करे अनटिल और अनलेस आपका जो फॉर्म है, HTML फॉर्म या वेब फॉर्म, वो सबमिट ना हो सर्वर साइड पे। तो इस तरह के जो काम है ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और ओवर द इयर्स समझ लें कि बहुत इम्पोर्टेंट फ्रंट साइड या फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेज बन चुकी है। सीखने पे हम टाइम लगाना चाहें तो हम 3-4 महीने तो जावास्क्रिप्ट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स के हमने बेसिक्स ही डिस्कस करनी है। ठीक है, अगर आप बेसिक्स आपको आ जाएंगी तो इंशाल्लाह आप एडवांस चीज़ें भी बड़ी आसानी से कर पाओगे। जैसे CSS में मैंने आपको CSS यूज़ करने का तरीका बता दिया, लेआउट बनाने का तरीका बता दिया कि किस तरह से हम स्टाइलिंग करते हैं। बाकी आपने कोई भी प्रॉपर्टी देखनी है, आप सिंपली WC स्कूल पर जाओ या इंटरनेट पर रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ से देखो, और आपको अगर CSS यूज़ करना आता होगा तो आप कर लो आसानी से। सेम गोज फॉर the other concept of which we are today discussing, जो कि जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो अगर आपको बेसिक कोई भी लैंग्वेज आती है ना, जैसे C++, तो जावास्क्रिप्ट भी उनसे कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं है। अगर आपको बेसिक कोई भी लैंग्वेज आती हो, आप बड़ी आसानी से जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि प्राइमरीली जावास्क्रिप्ट की अम्ब्रेला में आते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। ठीक है, इस तरह के और हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं जो कि प्राइमरीली रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं जावास्क्रिप्ट से। अदरवाइज जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, लूप्स का कॉन्सेप्ट है, और हमारे पास जी कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स है, ये सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आपने किसी और लैंग्वेज के अंदर पढ़े हुए, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर कहीं पे कुछ डिफरेंस आया भी तो वो सिंटैक्स का होगा, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, आप आसानी से उसका सिंटैक्स सीख सकते हो। ठीक है, होप्स हो कि जो मैंने अभी बातें बताई आपको समझ लगी होंगी। अब हम ना फॉर्मली डिस्कस करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CSS का, जिसको हम बोलते हैं CSS बॉक्स मॉडल। ये पहले मैंने डिस्कस भी किया था एक लेक्चर के अंदर। मुझे काइंडली कंफर्म कर दें कि ये बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ है आपको, ग्रिप है इसके ऊपर? बॉक्स मॉडल क्या चीज़ है जी? एनीवन?
नो सर। जी और कोई? नो सर। तो आपने लेक्चर नहीं सुना, इसका मतलब है ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था पहले। प्रीवियस लेक्चर जो है ना बेटा उनको सुनो, जो यहाँ जहाँ से सीएसएस हमने स्टार्ट की है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एज अ बॉक्स बिहेव कर रहे होते हैं। उनको एक बॉक्स आप कंसिडर करो, ठीक है? तो जब हम किसी बॉक्स की बात करते हैं, तो यानी कि किसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद किसी भी एलिमेंट को एज अ बॉक्स कंसीडर करते हैं, उसे बॉक्स ट्रीट करते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपका कंटेंट आ जाता है एलिमेंट का, फिर पैडिंग आ जाती है, फिर आपका बॉर्डर आ जाता है, उसके बाद हमारे पास मार्जिन आ जाते हैं। तो अगर मैं आपको पिक्टोरियली दिखा पाऊँ तो आप उससे बेहतर भी समझ सकते हो। ये आप जो डेवलपर टूल्स हैं ब्राउज़र के अंदर, वहाँ जाके भी आपको ये चीज़ पता चल सकती है। सो काइंडली कंफर्म के आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। जी स्क्रीन नज़र आ रही है। जी सर, आ रही है नजर। अच्छा, ये सी एस एस बॉक्स मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा था मैं भी, तो पिक्टोरियली आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमने एक समझ लें कि हेडिंग बनाई है या कोई भी हमारा एक एलिमेंट है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है? उसका जो कंटेंट है ना वो होता है एक कंटेंट आ गया, उसके बाद उसकी पैडिंग आती है, पैडिंग के बाद बॉर्डर आता है, बॉर्डर के बाद मार्जिन आते हैं, ठीक है? तो आप कोई भी एलिमेंट क्रिएट करते हो, ऐड करते हो अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें एसोसिएट होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलके ही उस एलिमेंट का साइज तय होता है कि साइज क्या होता है, ठीक है? तो आपके किसी भी एलिमेंट का साइज कौन सी चीज़ें तय करेंगी? एक उसका कंटेंट, फिर उसकी पैडिंग, फिर बॉर्डर, और उसके बाद मार्जिन। ये सारी चीज़ें एडअप होके ही आपके एलिमेंट का साइज तय करती हैं। और ये सारी चीज़ें ही किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होती हैं। आप कोई भी एलिमेंट डिक्लेयर करो, ऐड करो अपने डॉक्यूमेंट में, बनाओ। तो अगर आप मार्जिन कम ज़्यादा करोगे, बॉर्डर ऐड करोगे, पैडिंग कम ज़्यादा करोगे ना, तो आपके जो साइज़ है एलिमेंट का उस पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ओके, ये बात समझ रहे हैं? मैं अगर कंटेंट चेंज करता हूँ अपने एलिमेंट का, या उसमें बॉर्डर ऐड करता हूँ, पैडिंग ऐड करता हूँ, तो मार्जिन ऐड करता हूँ, तो डेफिनेटली वो जो साइज है ना एलिमेंट का उस पर फर्क पड़ना है। वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये बात याद रखनी है, मार्जिन भी आपके बॉक्स मॉडल का ही हिस्सा है। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि आपके एलिमेंट के बॉर्डर के दरमियान और कंटेंट के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसको पैडिंग बोलते हैं। अगर आप चाह रहे हो ना कि आपके एलिमेंट के इर्द गिर्द जो बॉर्डर है और जो कंटेंट है उसके दरमियान हम स्पेसिंग को कम ज़्यादा करें, तो आपने पैडिंग के साथ डील करना है, ठीक है? और अगर आप कह रहे हैं कि आपके बॉर्डर के बाहर जो स्पेस है उसको आपने कम ज़्यादा करना है, यानी कि जो दूसरे एलिमेंट्स के दरमियान स्पेसेस कम ज़्यादा करनी है आपने, तो उसके लिए फिर आपने मार्जिन प्रॉपर्टी से डील करना है। मार्जिन प्रॉपर्टी डील करती है कि वो जो एलिमेंट है आपका वो दूसरे एलिमेंट से कितनी ज़्यादा फासले पे होगा या कितना नज़दीक होगा, अप डाउन राइट बॉटम। और पैडिंग डील करती है कि वो बॉर्डर जो है एलिमेंट का और उसके दरमियान जो कंटेंट के दरमियान स्पेसिंग है वो किस तरह से बिहेव करेगी आपके एलिमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें एडअप होके ही आपके किसी भी एलिमेंट का साइज तय होता है। तो आप अगर मार्जिन कम ज़्यादा करते हो, बॉर्डर ऐड करते हो, पैडिंग कम ज़्यादा करते हो, तो आपका एलिमेंट जो है उस पर साइज पे फ़र्क पड़ेगा। और साइज पे जब फ़र्क पड़ेगा तो डेफिनेटली जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया मुझे? बताएं फिर हम आगे चलें। यस सर, समझ आ गया। Okay, now let's go towards today's topic, which is JavaScript.
अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट क्या है जी कि प्राइमरीली इसको डिज़ाइन किया गया था जी हमारे HTML पेजेस के लिए, ताकि उसमें इंटरेक्टिविटी हम ला सकें, पैदा कर सकें। और मैंने ये बात आपको बताई कि हमारे वेब पेजेस को जो चीज़ अलाइव करती है वो जावास्क्रिप्ट ही है। जावास्क्रिप्ट ही हमारे वेब पेजेस में इंटरेक्टिविटी लेके आती है। ये फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप अगर फ्रंट एंड पे इस्तेमाल करते हो ना प्रॉपर, तो वो जावास्क्रिप्ट ही है। जावास्क्रिप्ट इज प्रॉपर फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेज। अच्छा जी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसके लिए इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ब्राउजर इसकी सपोर्ट देता है। इसके लिए कंपाइलर नहीं है मीन टू से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी और कोई हमारी कंपाइलेशन इन्वॉल्व नहीं होगी। तो होप्स हो कि ये डिफरेंसेस आपको पता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे बोलते हैं। लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम HTML वेब पेज के अंदर हम इसे इम्बेड करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने जावास्क्रिप्ट कहीं और जाके लिखनी है, ये आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखी जाती है। तो इसलिए HTML का आना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बैक एंड स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेज जैसे कि PHP या ASP की बात करें, वो भी आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इम्बेड होती है। एंड द सेम गोस फॉर द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही हम ये इसे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इम्बेड करेंगे। अच्छा जी, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब ये है कि कोई इसमें कंपाइलेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, और इसको लिए हम इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह का कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता। ये ब्राउज़र जो है वो उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद like most interpreters, just like the basic JavaScript has a huge and growing number of methods and properties corresponding to many different features in a browser window. ब्राउज़र के अंदर आपका वेब पेज लोड होता है ना, तो डेफिनेटली आपका जो जावास्क्रिप्ट है ये आपको बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा, जिससे आप अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं डॉक्यूमेंट के अंदर उसको आप ट्यून कर सकते हो, ठीक है। उसको अपने ब्राउजर के हिसाब से किस तरह से आपने इंटरेक्टिव बनाना है, ये चीज़ें आप डील कर पाओगे। तो जावास्क्रिप्ट आपको बहुत सारे रेडीमेड मेथड्स, प्रॉपर्टीज, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करेगा, जिनको इस्तेमाल करते हुए आपने अपने वेब पेजेस के अंदर इंटरेक्टिविटी लेके आनी है। अच्छा, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनसे आप डील कर रहे होंगे, यानी कि इंटरेक्टिव बनाने के लिए उसमें जी फ्रेम्स आ सकते हैं, फॉर्म्स आ सकते हैं, कुकीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। ये हम देखेंगे कुकीज़ क्या होती है जब हम बात करेंगे ना PHP के ऊपर जाएंगे, फिर हम देखेंगे। अच्छा जी, लेयर्स क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वेब पेज के अंदर, जिनको प्राइमरीली हमने डील करना होता है इन आर जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, लिखना कैसे है इसे। स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। जैसे CSS ऐड करना होता था ना हमने अगर डॉक्यूमेंट के अंदर ही, तो उसके लिए हम क्या करते थे जी, सिंपली हमने क्या करना होता था, हेड सेक्शन में जाके स्टाइल टैग इस्तेमाल करते थे। यहाँ एक्सटर्नल आपने स्टाइल शीट ऐड करनी है, तो आप लिंक टैग का इस्तेमाल करते थे। उसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता था रिलेशन का REL, क्योंकि लिंक जब आप किसी डॉक्यूमेंट को अपने वेब पेज के साथ करते हो तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें हो सकती हैं एक्सटर्नली, जो जो कि आप लिंक कर सकते हो। तो किस तरह का रिलेशनशिप है वो जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट का आपके इस करंट वेब पेज के साथ, वो आपने रेल एट्रीब्यूट के अंदर बताना होता है। जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा, लिंक में जाके हमने ऐड नहीं करना। स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल होना है, आप इसे हेड सेक्शन में कर लो, आप इसे बॉडी में कर लो, जाके बॉडी के बॉटम पे कर लो, या आप बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे कर लो, तो स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन द बेस्ट प्रैक्टिस इज के आपने स्क्रिप्ट टैग जो है ये बॉडी के एंड पे जाके यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज जो है, अगर आपका लेंथी कोड है, टाइम कंज्यूमिंग कोड है कुछ जावास्क्रिप्ट का, उस पर टाइम लगना, ब्राउजर को एग्जीक्यूट करते हो, तो आपके वेब पेज का जो लोडिंग टाइम है ना वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसे बॉडी टैग के लास्ट पे जाके ऐड करो। आप हेड में भी कर सकते हो, बॉडी के अंदर कहीं पे भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। ये लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, ये भी अब लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है अब एज अ डिफ़ॉल्ट फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है इसको कंसीडर किया जाता है। ये भी अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी में कर लें, हेड में कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा जी, करना कैसे, ये हम लिखेंगे स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट। ये भी आप लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट जो है ये एक डिफ़ॉल्ट फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है बन चुकी है। तो अब ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब पहले हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन होती थी जावास्क्रिप्ट के अलावा भी, तो जावास्क्रिप्ट एज अ डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं कंसिडर की जाती थी, नहीं थी उस टाइम पे, तो ये फिर लिखना लाजमी होता था। अभी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। डॉक्यूमेंट टाइप डॉट राइट,
अच्छा जी, अब ये क्या मतलब है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का? डॉक्यूमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, एक मेथड है हमारा राइट। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट करना चाह रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर। कहाँ पे जी? H1 टैग में। और क्या लिखना चाह रहे हैं? दिस इज हेडिंग। और डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा। ठीक है, इसी तरह मैंने और एक मेथड कॉल किया, वही राइट मेथड दोबारा कॉल कर दिया। पी टैग जो है वो उसके अंदर हम लिखना चाह रहे हैं कुछ, और उसके बाद दोबारा हमने पी टैग के अंदर ही कुछ और लिखा है, और स्क्रिप्ट टैग ये हमारा एंड हो गया। तो ये इसका बेसिक पैटर्न लिखने का। अच्छा जी, लिखने के लिए, राइट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास? हम कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास मेथड हैं जो कि हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ना, ये डीप रिकमेंडेड नहीं है, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। कौन सा इस्तेमाल करना है हम इंशाल्लाह अपने फर्दर लेक्चर्स के अंदर ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉनदलेस ये प्रैक्टिस के लिए आपने एग्जीक्यूट करके लाजमी देखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो मेथड है ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिखने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारा एक सैंपल दिया गया HTML डॉक्यूमेंट का, जिसमें हमारे पास HTML टैग है, बॉडी टैग है, जिसमें हमने एक हेडिंग ऐड की हुई है, एक पैराग्राफ ऐड किया है विद दी आईडी ऑफ ELE1। और यहाँ पे देखिए हमने स्क्रिप्ट टैग ऐड कर दिए। तो मैंने कहा था आप इसे बॉडी में ऐड करो स्क्रिप्ट टैग को, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हेड में कर लो जाके, इट्स ऑल अप टू यू, दोनों अलाउड है। और आप एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट टैग भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हो, वो हम आगे नेक्स्ट अभी देखेंगे भी। ठीक है जी, हमने क्या किया जी, हमने कहा जी डॉक्यूमेंट, यानी कि ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डॉम का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी आपका वेब पेज लोड होता है ना ब्राउजर के अंदर, तो आपका वेब ब्राउजर क्या करता है, उसमें मौजूद जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एक हायरार्की बना लेता है। सो सबसे टॉप पे हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट होता है, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम आपके एलिमेंट्स होते हैं जो कि वेब पेज के अंदर हों। तो डॉक्यूमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने एक मेथड कॉल किया गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा जी, हम एक ऐसा एलिमेंट गेट करना चाह रहे हैं आईडी के थ्रू। आईडी के थ्रू हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, आईडी क्या थी जिस एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ELE1। इस पैराग्राफ को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसके साथ हम कुछ करेंगे, कुछ हो सकता है इसमें कंटेंट ऐड करना चाहें, कुछ इसमें उसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाहें। तो हमने लिखा जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट को हमने गेट करना है बाय आईडी, और उसमें हमने आईडी प्रोवाइड की है, डॉट लगाया। अब ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है, इनर HTML। अगर हम किसी एलिमेंट का HTML कंटेंट चेंज करना चाह रहे हैं तो इनर HTML प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल करनी। और असाइन क्या करें हम, करंट डेट। ये डेट मेथड क्या करेगा, करंट डेट हमें गेट करके देगा, और हम इसे पी टैग के यहाँ पे उसे ऐड कर देगा। ये कब होगा, जब ये आपका डॉक्यूमेंट जो है लोड हो जाएगा ना फ्रंट एंड पे, फिर जाके होना है। ये याद रखिए कि जावास्क्रिप्ट जो है ये फ्रंट साइड पे हमेशा एग्जीक्यूट होता है, यानी कि यूजर साइड पे एग्जीक्यूट होता है ब्राउजर के अंदर, सर्वर साइड पे ये एग्जीक्यूट नहीं होता। सर्वर साइड पे तीन चीज़ें हमेशा रिटर्न की जाती हैं, HTML डॉक्यूमेंट होता है, CSS होता है साथ, और उसका साथ जावास्क्रिप्ट होता है। ये तीनों चीज़ें जो है आपका ब्राउजर का इंटरप्रेट करता है, तो सर्वर का इसमें कोई रोल नहीं है। दो के हमारे पास जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि Node.js जिसे हम बोलते हैं, वो बैकएंड पे भी एग्जीक्यूट हो सकती है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड जो है आजकल बैकएंड को हैंडल करने के लिए, डेटाबेस से इंटरेक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे भी इस्तेमाल होती है आजकल, और बैक एंड पे भी इस्तेमाल होती है। Node.js मैंने आपको बता दिया, एक लाइब्रेरी है जो कि बैक एंड पे अगर आपने इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है वेबसाइट की यूजिंग द डेटाबेसेस, तो फिर हम Node.js इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहें जावास्क्रिप्ट का बैक एंड इस्तेमाल करना। लेकिन अभी के लिए हम इसे एज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज को ही कंसिडर करके चल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये यूज कर रहे होंगे। किसी भी एलिमेंट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी के थ्रू, उसकी आईडी के थ्रू एक्सेस करना है, तो हम ये गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, ECMA स्क्रिप्ट 2018, ये इसका नाम है। लेटेस्ट जो इसका जावास्क्रिप्ट का वर्जन है उसका नाम है ECMA स्क्रिप्ट 2018, लेटेस्ट स्टैंडर्ड जो चल रहा है। अच्छा जी, मल्टीपल स्क्रिप्ट टैग्स अलाउड है। ठीक है, विद इन अ सिंगल स्क्रिप्ट अ फंक्शन में बी कॉल बिफोर इट इज डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद ये विद इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट अ फंक्शन डिफाइन इन वन स्क्रिप्ट में नॉट बी कॉल फ्रॉम प्रीवियस स्क्रिप्ट। अगर आपने मल्टीपल स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल किए हैं तो ये नहीं कि अब आप जो है एक स्क्रिप्ट टैग से किसी मेथड को कॉल करें किसी जो कि दूसरे स्क्रिप्ट टैग में मौजूद हो। ठीक है, हाँ, ये हायरार्की का आपने खास ख्याल रखना है। जो पहले आ रहा होगा ना, जो पहले आ रहा होगा और जो बाद में आ रहा है, उसके कंटेंट में
डिफरेंस जो है इस हवाले से हो सकता है, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि उसकी हायरार्की क्या बन रही है अगर आपने मल्टीपल स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल किए हैं। Within a single document, a function defined in one script may not be called from a previous script. In particular, a function defined in the body may not be called from the head. आपने एक head section के अंदर script tag लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, एक आपने जो स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट का वो बॉडी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो ये पॉइंट इस पॉइंट में बता रहे हैं, इन पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइंड इन द बॉडी मे नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम दी हेड सेक्शन। अब हेड सेक्शन में मौजूद स्क्रिप्ट से आप बॉडी सेक्शन में मौजूद जो स्क्रिप्ट टैग है उसका कोई मेथड या फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपका जो स्क्रिप्ट जो पहले आपने जावास्क्रिप्ट का लिख दिया स्क्रिप्ट टैग के अंदर और जो बाद में आ रहा है, डेफिनेटली वो उनके लोडिंग टाइम के अंदर डिफरेंस होगा। जो पहले लोड हो चुका स्क्रिप्ट उसे ये नहीं पता होगा कि बाद में क्या चीज़ आई थी, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, ये पॉइंट है दो तीन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पर देख लें, उसने यही बात एक्सप्लेन की हुई है कि अगर आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए कोड लिखना अलग फाइल के अंदर, जैसे कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते थे, तो वो भी पॉसिबल है। लिखना आपने ये है कि स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, एक उसका एट्रीब्यूट है सोर्स। सोर्स में हमने उस फाइल का नाम देना है जावास्क्रिप्ट की फाइल का, जिसमें अलग से आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे कोड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर चाहें तो फिर आप कोड भी लिख पाओगे, लेकिन ये कोड जो है ये तभी एग्जीक्यूट होगा, या पढ़ भी सकते हैं, द बॉडी ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ js code.js इज नॉट फाउंड। ये बॉडी तभी एग्जीक्यूट होगी अगर ये एक्सटर्नल फाइल जो है ये आपके ब्राउजर को नहीं मिलती, अब तभी ये बॉडी एग्जीक्यूट होनी है, अदरवाइज ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होनी, ठीक है। तो आप काइंड ऑफ डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर या कोई इस तरह का कोड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि फाइल नॉट फाउंड, अगर इन केस की आपकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल जो है ये उसे नहीं मिलती प्रॉब्लम। अच्छा, an external file must have a .js extension and the server must be configured properly. अच्छा, one more thing कि HTML के डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन क्या होती है, HTML होती है, CSS डॉक्यूमेंट की .css होती है, और जावास्क्रिप्ट की होती है .js। ये याद रखना है, जब आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो उसकी एक्सटेंशन .js रखनी है आपको। अच्छा जी, ये डायलॉग बॉक्सेस हैं कुछ बिल्ट इन हमारे पास, अलर्ट बॉक्स होता है, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है, कॉन्फ़िगर बॉक्स होता है, तो ये आपने खुद एग्जीक्यूट करके देख लेने, ठीक है। तो देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अलर्ट बॉक्स आपने डिस्प्ले करना है, विंडोज डॉट अलर्ट के नाम से आ जाएगा, तो आप अलर्ट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट जो है ना वो सेमी कॉलन से आप एंड करनी है। अगर आप नहीं भी करेंगे आपका कोड तब भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये रेकमेंडेड है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपनी जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करें। अच्छा, सिंटैक्स इसका देख लेते हैं ब्रीफली जी। सिंटैक्स जो है वो सी की तरह है, मैंने पहले आपको बताया, अगर आपको सी या C++ लैंग्वेज आपने पहले की हुई है तो वेरिएबल डिक्लेयर करना, लूप्स, कंडीशनल स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं जैसे कि आपने किसी और लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल की होंगी, एंड देयर इज नथिंग मच डिफरेंस। अगर कोई डिफरेंस आएगा भी तो रेलिवेंट टू डॉम या इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे डिफरेंस आता है, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन सिंटैक्स जो है वो लैंग्वेज का मिलता जुलता ही है। अच्छा जी, ब्रेसेस हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुपिंग स्टेटमेंट को ग्रुप करने के लिए। हमारे पास जी यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स इक्वलेंट अराउंड स्ट्रिंग लिटरल्स। अगर आपने कॉन्स्टेंट लिखने हैं, अगर स्ट्रिंग होगा तो उसे सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ स्केप सीक्वेंस है, \p है, t है, n है, ये आपने पहले C या C++ में इस्तेमाल किए होंगे। कुछ हमारे पास और इम्पोर्टेंट लिटरल्स हैं जो कि हम असाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जो कि नल हो गया, जैसे ट्रू है, फॉल्स है, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, याद रखिएगा, आपके स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट में जावास्क्रिप्ट डिफरेंस करता है, फ़र्क करता है। अच्छा, ये उसने तरीका लिखा हुआ है कि आपने वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करें तो आइडेंटिफाइड आपने किस तरह से बनाने हैं, हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो स्टार्ट में आप स्मॉल अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हो, अंडरस्कोर, और यहाँ पे डॉलर सिंबल, इनमें से कोई भी आप जो है एज अ स्टार्ट सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप A to Z स्मॉल, A to Z कैपिटल, 0 से 9 तक अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल, या इनके पॉसिबल कम्बिनेशन, ये आप जो है पहले लेटर के बाद आप इनको लिख सकते हो। तो ये उसने ना रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया हुआ है इसका, इससे कंफ्यूज नहीं होना। शुरू में क्या आ सकता है,
आइडेंटिफायर आप बना रहे हो, जैसे सी लैंग्वेज में होता था जी कि आपने पहला लेटर कौन सा रखना है, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, कैपिटल, अंडरस्कोर या डॉलर सिंबल। इसके अलावा आप कोई और लेटर जो है एज अ स्टार्ट सिंबल जो है आइडेंटिफायर में नहीं रख सकते। उसके बाद ही आप पॉसिबल कम्बिनेशन में ये चीज़ें आ सकती हैं। ये कुछ उसने एग्जांपल दी हुई है। ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका भी है। हम वार लिखते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, वार से वेरिएबल, और उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम रखना है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इनिशियलाइजेशन की हुई है, इसको हमने ये वैल्यू साइन करते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप्स नहीं लिखते, ये याद रखनी है। जैसे सी लैंग्वेज में डेटा टाइप लिखते हैं ना, यहाँ पे डायनामिक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट है। डायनामिक टाइपिंग, आप जिस तरह की वैल्यू वेरिएबल को असाइन करोगे, डेटा वेरिएबल की डेटा टाइप वही बन जाएगी। मैं इसे नंबर असाइन करूंगा तो ये नंबर टाइप का हो जाएगा वेरिएबल, मैं इसे स्ट्रिंग असाइन करूंगा ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डेलिबरेटली खुद से हम कोई किसी तरह की डेटा टाइप नहीं मेंशन नहीं करते। डेटा टाइप वही हो जाएगी जो वैल्यू असाइन होगी। जैसे इसकी जो डेटा टाइप फ्लोट होगी, ये करेक्टर होगी, ये आपकी स्ट्रिंग होगी। अच्छा जी, उसके बाद ये एक सैम्पल कोड लिखा हुआ है, इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। स्क्रिप्ट हमने ऐड किया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये लिखना लाजमी, नहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया समर रिजल्ट के नाम से, इसमें हमने 5+7 स्टोर कर दिए। एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिस नंबर के नाम से 2 साइन कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दो की ये रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन नॉनदीलेस प्रैक्टिस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने डबल कोट के अंदर लिख दिया कि हेड्स वट इन दी सम रिजल्ट वेरिएबल, ठीक है। और हमने कंकेटिनेशन के लिए हम ये प्लस सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये वेरिएबल की वैल्यू उठा के यहाँ पे प्लेस कर दी जाएगी, इसको हम दोबारा कंकेटिनेट कर देंगे पैराग्राफ के साथ। ठीक है बेटा, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिसिंग था पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के अंदर हमने ये चीज़ लिखी है। तो ये होगा ये कि जब ये राइट करेगा ना ये स्टेटमेंट, तो पैराग्राफ जो है वो ऐड होगा, उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखी जाए। इसका मतलब ये पैराग्राफ टैग इसलिए इस्तेमाल किया है। और ये दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले की हुई है। कंकेटिनेशन के लिए हम यहाँ पे प्लस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। केस सेंसिटिविटी के बारे में बताया गया जी कि हमारे पास ये दो वेरिएबल हमने किए हैं, एक स्मॉल में लिखा है दी टेक्स्ट, एक कैपिटल में पहला पहला अल्फाबेट लिखा है। तो ये दोनों डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। एक्सप्रेशंस किस तरह से लिखते हैं जी? जैसे सी लैंग्वेज में हमारे पास होता था असाइनमेंट ऑपरेटर होते थे, या दूसरे ऑपरेटर्स हमारे पास मौजूद होते थे। अगर ये इस तरह से लिखने का मतलब है कि यही है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही मतलब है उनका। और बाकी हमारे पास कुछ और भी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, जैसा कि यहाँ पर देखें, ये एक स्ट्रिंग है, इसके साथ मैं अगर इंटीजर को ऐड करने की कोशिश करूँगा तो ये क्या कंसीडर होगा जी? मैंने पहले बताया प्लस सिंबल जो है जब किसी स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं तो एज अ कॉन्केटिनेशन के लिए सिंबल बिहेव कर रहा होता है ये प्लस, ये फिर एडिशन नहीं करेगा। तो टेम्प1 के नाम से एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जी, हमारे पास मैथ नाम से ऑब्जेक्ट है, उसका एक मेथड है, स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जी आप इस तरह की स्टेटमेंट लिखना चाहें जिसको आप एज अ बूलियन वैल्यू एवेलुएट करना चाह रहे हो, रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है, जैसे कि सी लैंग्वेज में भी आपने पढ़ा था, ये कंडीशन एवेलुएट होगी, ठीक है। ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगी, फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट भी चलेगी। तो ये जो प्लस सिंबल है, ये सॉरी ये क्वेश्चन मार्क जो है, इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ टर्नरी ऑपरेटर भी। ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, जुबानी याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर रेफरेंस आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं अवेलेबल हैं। जो कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनके एज आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते लैंग्वेज के अंदर। अच्छा जी, स्टेटमेंट क्या होती है जी? जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इंक्लूड ब्रेक, कंटिन्यू, डू, फॉर, फंक्शन, इफ, रिटर्न, इस तरह के कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन वन लाइन आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। आप मल्टीपल स्टेटमेंट एक लाइन पे लिखना चाह रहे हो तो सेमीकोलन से सेपरेट करोगे, अदरवाइज जो है आपने नई लाइन पे लेके आना है हर स्टेटमेंट को, वो बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी। स्टेटमेंट ब्लॉक्स आर डेलिमिटेड बाय ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी अगर वो किसी ब्लॉक के अंदर आ रही है। कमेंट जो है ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं और ये डबल लाइन कमेंट्स, ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है, और ये आप डबल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट जो है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये मेथड जो फॉरवर्ड स्लैश स्टार सिंबल, उसके दरमियान फिर आपका कमेंट आ जाएगा, जितनी मल्टीपल लाइन के लेना चाहेंगे लेके जा सकते हैं। इफ स्टेटमेंट ही जैसे सी लैंग्वेज में होता था सेम,
इफ लिखते हैं, उसके बाद आपने कंडीशन यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट की, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट थी हमारे पास, ये स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएंगी, फिर एल्स लिखेंगे। इफ एल्स इफ का हो गया ब्लॉक, या मल्टीपल इफ एल्स हो गए, जिसको हम नेस्टेड इफ भी बोलते हैं, इफ एल्स बोलते हैं, वो आप इस्तेमाल करना चाहें। स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करना चाहें तो सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि बाकी किसी फुल फ्लैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो सकती है। ये इफ एल्स की एग्जांपल दी हुई है, इफ एल्स इफ की, ठीक है। तो इफ है, फिर एल्स इफ हो गया, और लास्ट में हमने एल्स लिखना होता है, ठीक है। ये तो सिंटैक्स आपको मौजूद है, पता ही है सी लैंग्वेज के अंदर, या आपने जावा के अंदर, या बाकी किसी लैंग्वेज के अंदर और भी आपने देखा होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किसी और लैंग्वेज के अंदर सीखा होगा। इफ एल्स इफ क्या मतलब होता है, मल्टीपल हमारे पास कंडीशन है, उसमें से किसी एक कंडीशन में ट्रू होना है। अगर ये एल्स इफ वाला ब्लॉक चल गया तो बाकी सारे स्किप हो जाएंगे। अच्छा जी, स्विच स्टेटमेंट है, तो स्विच स्टेटमेंट भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन में ट्रू होना होता है, उसके लिए स्विच स्टेटमेंट का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो आपके सामने मौजूद है, जैसे सी लैंग्वेज में आपने देखा होगा, ठीक है। देयर इज नथिंग मच डिफरेंस कि जो सिंटैक्स आपने सी में सीखा होगा, या यहाँ पे जो है आपके पास, यहाँ पे आपकी जो वो कंडीशन आ जाती है, ठीक है, जिसको आपने एवेलुएट करना है। यहाँ पे केसेस होते हैं जिसके साथ आपने कंपैरिजन करना होता है। अगर ये फ्रूट के अंदर ऑरेंजेस हुए तो ये स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो ब्रेक की स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बाहर आ जाएं आप। यहाँ आपने सारी ही आपने एवेलुएट करनी है, तो फिर आपको ब्रेक इस्तेमाल करने की जरूरत है, और लास्ट में आप डिफॉल्ट लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास वाइल लूप है। वाइल लूप का तो आपको मालूम ही है कि हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमने किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना हो, ठीक है। तो ये जी अपने वाइल लिखा, कीवर्ड है उसके अंदर की आपने कंडीशन लिख दी है, ये उतनी बार चलेगी तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। ब्रेक इस्तेमाल हो सकता है, कंटिन्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा फॉर लूप भी है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद डू वाइल लूप क्या होती है, जिसमें कंडीशन जो है बॉडी के बाद एग्जीक्यूट होती है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो मैं इसको डेप्थ में जाके एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि डू वाइल का क्या मतलब है। आपने अपने प्रीवियस कोर्सेज के अंदर ये चीज़ें बहुत तफसील से बेटा पहले डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो पहले आप जी बॉडी में आ जाते हैं, फिर बाद में कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एक बार तो ये डू वाइल जो आपके पास स्टेट लूप है, इसकी बॉडी एक बार तो एग्जीक्यूट लाजमी होती है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। उसके बाद जी हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फंक्शंस क्या होते हैं जी, ठीक है। रेडीमेड हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है, या तो पहले से बने बनाए भी हो सकते हैं, या हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। पहले से बने बनाए होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, उसे प्री डिफाइंड या रेडीमेड फंक्शन बोलते हैं। जो हम खुद बनाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अगर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है तो उसका क्या तरीकाकार है, आप उन्हें फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, और फिर पैरामीटर देते हैं, सेम एज जैसे कि आप सी लैंग्वेज के अंदर या सी प्लस प्लस में करते हो, या आपने जावा में भी ये कॉन्सेप्ट देखे होंगे फंक्शन के, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, नेम ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। किसी ब्लॉक ऑफ कोड का जब हम कोई नाम असाइन कर देते हैं वो आपका फंक्शन बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जी अगर रिटर्न करना है तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे मैंने रिटर्न भी करनी है वैल्यू, तो डेटा टाइप नहीं लिखनी जैसा कि हमें सी के अंदर लिखनी पड़ती थी। मैंने कहा यहाँ पे डायनेमिक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये कुछ हमारे पास ग्लोबल फंक्शन है जो कि हम कहीं पे भी अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्स इंट क्या किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम पार्स फ्लोट किस लिए इस्तेमाल करते हैं। पार्स इंट जी इस्तेमाल होता है पर्टिकुलरली जब आपने किसी वैल्यू को इंटीजर के अंदर पास करना हो, कन्वर्ट करना हो। इसी तरह किसी वैल्यू को आपने फ्लोट के अंदर डेटा को फ्लोट के अंदर आपने पास करना है, उसके लिए फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। इस फाइनाइट चेक करने के लिए होता है कि वैल्यू फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। ये ईवाल जो है इवेल्युएट, इसका मतलब है आप इसमें क्या करते हो, इसमें ब्रेसेस के अंदर ना आपने डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग पास करनी होती है। तो ये अगर स्ट्रिंग में कोई नंबर भी हुए तो ये ईवैल फंक्शन जो है उसको एवेलुएट करके उसको रिजल्ट निकाल के आपको प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। ये पार्सिंग का मैंने अभी बता दिया है जी क्या होता है पार्सिंग के लिए। और कुछ हमारे पास ग्लोबल फंक्शन है, इसको आपने रीड आउट करना है जस्ट वन टाइम के ये कौन सा फंक्शन किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एरेस का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है जैसा कि आपने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा होगा या सी प्लस में पढ़ा है।
कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन विद सेम नेम एंड डेटा टाइप, हमने अपने डेटा स्ट्रक्चर के कोड को बड़ी तफसील से पढ़ा। तो किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं जी? क्या आपने वार लिखा, आपने फिर नाम लिखा आपने उसका एरे का, उसके बाद ही आपने न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, यहाँ पे साइज देना है, और फिर आप इंडेक्स इस्तेमाल करते हुए आप अपने वैल्यूज जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये मीटिंग हमारी खत्म होने वाली है, इसके बाद मैं एक नई मीटिंग प्रोड्यूस करने वाला हूँ, लिंक उसका वो आपको अभी मिल जाएगा, तो फौरन आपने वो लिंक ज्वाइन करके मीटिंग में आ जाना, ठीक है? फिर हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन रखते हैं। चलें जी, विद दैट बीइंग सेड ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। सो अभी हम क्यूए सेशन रखेंगे, कुछ सीएसएस के बारे में कुछ क्वेश्चंस लेंगे आपके, यहाँ भी जावास्क्रिप्ट जो हमने पढ़ा इसकी एक दो एग्जांपल्स हम भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो अभी एक लिंक आपको दोबारा मिलेगा, उसमें आपने ज्वाइन कर लेना है।